नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। सुबह के 9 बज रहे हैं। 5G यानी 5 जनरेशन के शो में अब वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर दिन भर हलचल रहती है। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर सबसे ऊपर होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी ABCD मेरे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाएंगे। आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए मेरे साथ देश भर में फैले मेरे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं, जिनकी खबरों के बाजार पर पैनी नजर रहती है। सबसे पहले मैं रंजीता के पास जा रही हूँ। रंजीता झा मेरे साथ है। रंजीता, आज क्या बड़ी खबर है खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से? ज्योत्सना, खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है और कांग्रेस का वो चेहरा जो विवादित बयानों को लेकर जाना जाता है, मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर ने एक सेमिनार जिसका विषय था भारत और रूस के रिश्तों को लेकर, क्या उनके रिश्ते अब तक रहे हैं और क्या इतिहास रहा है भारत और रूस के अंतर्राष्ट्रीय जो रिश्ते हैं उसको लेकर। लेकिन इस सेमिनार में एक बार फिर मणिशंकर अय्यर ने एक विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद उस पर चर्चाएं हो रही है और कांग्रेस मुश्किल में घड़ी, हम कह सकते हैं कि घिरी हुई नजर आ रही है। मणिशंकर अय्यर ने ये कहा कि 2014 के बाद से ही देश गुलाम है और गुलाम है अमेरिका का, क्योंकि जो अमेरिका कहता है वो भारत देश कर रहा है। इस विवादित बयान को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कई इस तरह की भी चीजें कही। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से अमेरिका कहता है कि चीन से आप दूरी बनाइए, लेकिन चीन के साथ सबसे अच्छे संबंध जो है वो अंदर खाने अमेरिका के ही है। तो ये तमाम चीजें कहकर एक बार फिर मणिशंकर अय्यर सवाल और निशान के घेरे में है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अब इस बयान से कांग्रेस किस तरह से पीछा छुड़ाएगी, क्योंकि मणिशंकर अय्यर के इस तरह के कई बयान रहे हैं जिससे कांग्रेस को मुश्किल हुई है। चाय वाला बयान, जो प्रधानमंत्री को चाय वाला कहने की जो बात कही गई थी, वो भी मणिशंकर अय्यर के कहने पर, और जिसके बाद कांग्रेस को खामियाजा इसका भुगतना पड़ा था चुनावी नतीजे के जरिए। अब जब 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव है, ऐसे में मणिशंकर अय्यर का ये बयान कांग्रेस को कितना डैमेज कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ कंगना रनौत के बयान को लेकर बीजेपी पर आक्रामक है। तो जब मणिशंकर अय्यर इस तरह की बात करते हैं कि 2014 के बाद से ही देश गुलाम है, तो इस को किस तरह से काउंटर कांग्रेस पार्टी कर पाएगी, ये देखने वाली है। बिल्कुल, देखिए 5 राज्यों में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, और चुनावों से ठीक पहले देखिए एक बार फिर से सुर्खियों में है मणिशंकर अय्यर। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले चाय वाला कहा, नीच जैसे शब्द का इस्तेमाल मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री के लिए किया, जिसका जिक्र अभी रंजीता भी कर रही थी। मुगल शासन में जिस प्रकार के अत्याचार हुए उसे साफ तौर पर नकार रहे हैं, उस शासन की तारीफ कर रहे हैं मणिशंकर अय्यर, और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी को भी रंजीता मौका दे दिया है कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर ने। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिसमें मणिशंकर का नाम सबसे पहले आता है, जो सेल्फ गोल करते नजर आते हैं। ऐसे नेता जो कांग्रेस के लिए ही मुश्किल पैदा कर देते हैं और कांग्रेस के पास डिफेंसिव मोड में जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। और एक बार फिर अपने आदत से मजबूर मणिशंकर अय्यर ने फिर एक इस तरह का बयान दे दिया है, जिस पर अब सवाल कांग्रेस पार्टी से किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार कंगना रनौत के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है, कह रही है कि जिस तरह के बयान कंगना रनौत ने दिए थे बीजेपी के शय पर दिए हैं, लेकिन बीजेपी की कार्यकर्ता या नेता कंगना रनौत नहीं है, लेकिन मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के जो नेता है, मंत्री रहे हैं। ऐसे में अब इससे कांग्रेस किस तरह से पीछा छुड़ा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और क्योंकि सवाल पूछेगी कांग्रेस पार्टी से दूसरी विपक्षी पार्टियां। बिल्कुल रंजीता, आप नजर रखिए इस खबर के ऊपर। मैं अपडेट के लिए वापस लौटूंगी। प्रदीप दत्ता के पास जा रही हूँ। प्रदीप दत्ता, आज क्या खबर है खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से बड़ी? देखिए, एक बार फिर से फॉरेन से विवादित बयान आया है। बयान इस बार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को लेके 2 दिन पहले MOS to PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था, सबसे बड़ा उनके लिए, भारत के लिए एजेंडा है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद वो है जो JK को वापस लेना। लेकिन कल फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया कि आप ये धमकियां देनी बंद कर दीजिए, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, इससे बेहतर होगा कि आप पाकिस्तान से बातचीत करिए। अफसोस की बात है कि हमारे देश में पाकिस्तान प्रेमी इतने ज्यादा है, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो या फारूक अब्दुल्ला हो, या तो ये ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ नहीं है, या तो ये सियासत करने में इतना उलझ चुके हैं कि लोगों के बारे में बोलना भूल चुके हैं। देखिए, पाकिस्तान एक तरफ से लगातार आतंकवादी भेज रहा है, 200 से 300 के करीब आतंकवादी लॉन्च पैड पे बैठे अंदर घुसपैठ करने के लिए। लगातार लोगों को मारा जा रहा है, निहत्तों को मारा जा रहा है, हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला को वो नजर नहीं आता। और फारूक अब्दुल्ला लगातार देखिए किस तरीके के बयान दे रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आज भी हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल सिमिलर बयान जो था नवजोत सिंह सिद्धू ने 2 दिन पहले दिया था, जब वो करतारपुर दरबार साहिब गुरुद्वारा पे मत्था टेक कर आए थे, तो वहां भी उन्होंने
यही बयान दिया था कि मेरा बड़ा भाईजान इमरान खान है। और देखिए किस तरीके के बयान आते हैं, इन्हें बड़ा भाईजान दिखता है, फारूक अब्दुल्ला को दोस्त दिखता है पाकिस्तान में, जिनसे बातचीत करनी चाहिए आप, और उनकी तुलना चीन के साथ कंपेयर करते हैं। अगर आप चीन से कर सकते हैं तो पाकिस्तान से नहीं क्यों कर सकते हैं? जहां तक हमारे भारत सरकार की रणनीति है, टॉक्स और टेरर एक साथ नहीं हो सकता। या तो आप टेररिज्म बंद करिए तो हम बातचीत करेंगे। भारत बातचीत से कभी भी पीछे नहीं हटा है, लेकिन जब जब भारत ने बातचीत करने की कोशिश की है, पाकिस्तान ने बैकस्टेप किया है, पीठ में छुरा घोंपा है, चाहे वो आगरा समिट के बाद हो, चाहे वो लाहौर के बाद हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये तमाम नेता, कश्मीरी नेता रियलिटी से वाकिफ ना हो। इससे पहले भी इनका पाकिस्तान प्रेम सामने आ चुका है, और जब इन्हें हाउस अरेस्ट किया जाएगा तो ये केंद्र पर हमलावर होंगे। लेकिन सवाल ये है, बार बार पाकिस्तान की पैरवी क्यों होती है? और अगर पाकिस्तान ने गलत तरीके से किसी जगह पर कब्जा किया हुआ है, और अगर वो हमारी जगह है, तो हम वापस क्यों नहीं लेंगे? इसमें धमकी की बात कहां से आ गई? कुंदन के पास जा रही हूं। कुंदन, आपके पास क्या खबर है आज? ज्योत्सना, आज जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके उत्तर प्रदेश का दूसरे दिन का दौरा है, और कल 2 राउंड की गोरखपुर के बाद लखनऊ में मैराथन मीटिंग के बाद वो कानपुर में आज कार्यकर्ताओं को सम्मेलन करेंगे। और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जो सबसे बड़ा एजेंडा होगा वो बूथ जो इनके प्रेसिडेंट होते हैं उनका कॉन्फ्रेंस होगा, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर चुनाव जीतना है तो ग्राउंड लेवल पर और नीचे की जो मैनेजमेंट है वो उसकी मजबूती सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश को 6 पार्ट में बांटकर बीजेपी के जो 3 बड़े नेता हैं, जिसमें खुद जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, राजनाथ सिंह हो गए रक्षा मंत्री, और अमित शाह, वो तीनों लोग 2-2 करके एजेंडे करके पूरे प्रदेश में 2 बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे, जिसमें आज जेपी नड्डा कल गोरखपुर में थे और कानपुर में आज उनको कानपुर में रहना है, और 12 बजे से लेकर दिन भर उनको कार्यकर्ताओं को और बूथ मैनेजमेंट के लोगों को संबोधित करना है। सो कुल मिलाकर बीजेपी को पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों की घोषणा भले न हुई हो, लेकिन जिस तरीके की ग्राउंड पे तैयारी चाहिए और जिस तरीके का ग्राउंड वर्क चाहिए, उसमें लगातार नेता लगे हैं। और स्थानीय स्तर से लेकर उन अपने वॉलंटियर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को मोटिवेट करने के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो खुद 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि आज बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जो सबसे पहला टारगेट है कि बूथ हमारा फिक्स हो, बूथ पे जो हमारे बूथ के मैनेजर हैं वो एक तरह से सेंटिसाइड हो, और वो सरकार के कामों को जनता तक ले जाए, और जनता को वोटिंग के दिन बूथ तक लेके आए और वोटिंग में कन्वर्ट कराएं, तभी चुनाव के नतीजे मन मुताबिक आ पाएंगे। सो कुल मिलाकर कानपुर का ये बूथ सम्मेलन और इसके अलावे आने वाले राजनाथ सिंह जो कि सीतापुर से लेकर और जौनपुर में करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ जो अमित शाह हैं वो मथुरा और ब्रज के इलाके में करेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से। मतलब हर घर दस्तक, हर घर पहुंचना, लोगों को उपलब्धियों के बारे में बताना, सरकार ने जो अब तक काम किया है। कुंदन, मतलब बीजेपी मानकर चल रही है कि जो अगले साल शुरुआत में यूपी में चुनाव होने हैं, टक्कर कड़ी मिलने वाली है, ऐसे में जन जन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल बीजेपी को पता है कि वो सत्ता में है, और न केवल केंद्र में बल्कि राज्य में सत्ता पे है। और जब आप सत्ता में रह के चुनाव में जाते हैं तो आपकी जवाबदेही ज्यादा बढ़ जाती है, आपके खिलाफ तमाम तरह के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स भी होते हैं। आपके जो विधायक होते हैं, मंत्री होते, उनको लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी होती है। लोग पूछते हैं कि पहले वादे किए गए थे, वो वादे कितने पूरे किए गए। सो उन सबों को असर ना पड़े चुनाव में, और जो लार्जर पिक्चर है, जो प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा काम किया जा रहा, वो उन कामों का जो प्रभाव है वो नीचे तक दिखे और लोगों को जानकारी हो। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों के लिए लगाई गई हैं, बनाई गई हैं, चल रही हैं, और लोगों को पता भी नहीं, तो ये बताया जाए और वो एक तरह से जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है वो फेवर में कन्वर्ट किया जाए। और इसके लिए बूथ का मैनेज होना, बूथ का मैनेजमेंट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन का नीचे लेवल के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत जरूरी होते हैं पार्टी की तरफ से। ठीक है कुंदन, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को दर्शकों से साझा करने के लिए। हर्षा चंदवानी मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं मेरे साथ। हर्षा, क्या खबर है आज बड़ी? देखिए ज्योत्सना, आपको नोएडा के लिहाज से लेकिन बहुत बड़े वाले हैं तो जिक्र वाला आज उसी का जायजा योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी टीम के साथ बहुत ये समझने की जरूरत है कि 12 गांव है जिनको अधिग्रहित किया गया है खास एयरपोर्ट बनाने के लिए। किसान है, उनको दूसरी जगह विस्थापित जमीन दी गई है, तो बकायदा उनके
आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक होगी, मुलाकात होगी, वो उनकी परेशानियां जानेंगे, जो स्थापित जगह उनको दी गई है उससे किसान कितना खुश हैं ये भी मुख्यमंत्री जानेंगे। साथ ही साथ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक है, क्योंकि जिस जेवर एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है वो जेवर एयरपोर्ट यूपी टूरिज्म के साथ मिलकर बनाया जाएगा, क्योंकि देखिए उसमें अयोध्या की छटा दिखेगी, बनारस की छटा दिखेगी, यानी कि आप एयरपोर्ट नहीं वो एक टूरिज्म स्थल की तरह बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि कार्गो और मेंटेनेंस पूरा बनाया जाएगा, नया जो जेवर एयरपोर्ट में बनाया जाएगा। पूरे देश में जोस्ना इस वक्त 3 ही कार्गो और मेंटेनेंस स्पॉट है हमारे देश में, चौथा होगा जेवर में जो सबसे बड़ा होगा। मेट्रो कनेक्टिविटी से लेकर के रोड कनेक्टिविटी कैसे होगी, इन तमाम चीजों को लेकर के जेवर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक है। और आज मुख्यमंत्री का दौरा हर लिहाज से अहम है, क्योंकि इससे ये तय होगा कि आगे जेवर में जितने काम होने हैं बड़े वो किस स्तर कितनी तेज के साथ हो। बिल्कुल, एयरपोर्ट देखिए प्रधानमंत्री ने शिलान्यास करने एयरपोर्ट का पहुंचना है, उससे पहले योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, जायजा लेंगे तैयारियों का, जो कार्यक्रम होना है उसकी तैयारियों का भी जायजा लेंगे। साथ ही हर्षा, जिन किसानों का आप जिक्र कर रही हैं जिनकी भूमि ली गई है वो असंतुष्ट थे, कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि वो असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट इस लिहाज से कि जो सरकार ने कहा था कि जो सुविधाएं हम आपको देंगे, जितनी जगह हम देंगे, उस मुताबिक जगह उन्हें नहीं दी गई है। तो ऐसे में उन्हें संतुष्ट करना भी सरकार के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो चुनावों में फिर उसका भी भुगतान करना होगा। बिल्कुल ज्योत्सना, आप ठीक कह रही हैं। ऐसे कम से कम 6 गांव के किसान थे जो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। वो सबोता से लेकर के जो हबीबपुर तक का गांव है जो कि एक्वायर किया गया था, कुछ ही किसान थे जो संतुष्ट थे। लेकिन किसानों की मांग थी जो 6 साल पहले जो ऑर्डर निकाला गया था, 6 साल पहले पट्टे जिस रेट पे दिए जा रहे थे, अब लेकिन समय बदल गया है, महंगाई हो गई है, तो रेट बढ़ाया जाए। रेट को लेकर बहुत बड़ा, लेकिन उसके बाद ठाकुर धीरेन्द्र जी की मदद से ये तमाम चीजें सॉर्ट आउट हुई और 12 के 12 गांव के किसान अभी संतुष्ट है, खुश है, की गई है और विस्थापित लगातार किया जा रहा है। जेवर प्राधिकरण की तरफ से उनके लिए अलग जगह घर भी बनाए गए हैं। ठीक है हर्षा, आप नजर रखिए मुख्यमंत्री के दौरे पर, मैं वापस लौटूंगी। आदर्श का मैं रुख कर लेती हूँ, आदर्श भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदर्श, क्या खबर है आज? देखिए, आज यूपी के लिहाज से, विपक्ष की राजनीति के लिहाज से बेहद बड़ी खबर है। कल मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन था और जन्मदिन के मौके पर माना जा रहा था कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में जो तलखियां हैं, जो दूरियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी का जो जन्मदिन है वो साथ मनाएंगे और इसी दिन परिवार एक हो जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें देखने को मिली उसमें अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन लखनऊ में मनाया, तो वहीं शिवपाल यादव ने अपने पैतृक गांव सैफई में जाकर मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया। और कहा जा रहा था कि अगर अखिलेश और शिवपाल एक होंगे तो वो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन का मौका होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और अब शिवपाल यादव ने अखिलेश को एक बार फिर से हफ्ते भर का अल्टीमेटम दिया है। अभी तक वो 100 सीटें मांग रहे हैं, जबकि हमारे सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव जो है वो 12 यानी 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें देने को राजी नहीं है। और ऐसे में दोनों के बीच में जो मुद्दा है सीटों को लेकर, गठबंधन को लेकर, वो सुलझ नहीं पा रहा है। अगले 1 हफ्ते का समय और दिया गया है शिवपाल यादव की तरफ से। अगर 1 हफ्ते में फैसला नहीं होता है तो उन्होंने ये कहा है कि हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और दूसरे नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति को लेकर फैसला करेंगे। आदर्श, आज कोई दूसरी बड़ी खबर भी है उत्तर प्रदेश से? बिल्कुल, दूसरी बड़ी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। आज 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए कई अभ्यर्थी यूपी के विधानसभा का घेराव कर सकते हैं, ऐसी सूचना उनकी तरफ से दी गई है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है दरअसल 27% आरक्षण को लेकर है, जिसमें कई लोगों का ये आरोप है कि 27% आरक्षण के तहत उन्होंने जितने नंबर लेकर आए थे उसके तहत उन्हें नियुक्तियां नहीं मिल रही हैं। और इसी को लेकर लगातार न सिर्फ मुख्यमंत्री स्तर पर संपर्क किया जा रहा है, बल्कि एक मामला कोर्ट में भी चल रहा है जिसमें इस बात को चैलेंज किया गया है कि जो पूरी शिक्षक भर्ती हुई है उसमें आरक्षण को लेकर घोटाला हुआ है। और इसको लेकर जो पूरा मामला है वो हाईकोर्ट में विचाराधीन भी है। आज उसी मुद्दे को लेकर 69,000 के जो शिक्षक हैं जिनको नियुक्तियां नहीं हुई हैं, मेरिट आने के बाद भी वो विधानसभा का घेराव कर सकते हैं। ठीक है आदर्श, आप नजर रखिए, लौटूंगी अपडेट के लिए वापस। पुलकित नागर मेरे साथ जुड़ गए हैं, मिशन पंजाब पर अरविंद केजरीवाल हैं। पुलकित, क्या खबर है आज इस मुतालिक? देखिए, आज अरविंद केजरीवाल अमृतसर में होंगे और कल उन्होंने एक बड़ी घोषणा पंजाब की महिलाओं को लेकर की थी, जिसमें उन्होंने हर महिला को 1,000 रुपए अलग से देने का वादा किया था अगर उनकी सरकार बनती है तो। आज अमृतसर में जब वो जाएंगे तो मीडिया से भी 11 बजे का वक्त रखा गया है बातचीत का, और इसमें वो तमाम जो मुद्दे जो अभी तक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर उठाए हैं उन पर चर्चा होगी।
पंजाब के अंदर जब अरविंद केजरीवाल ने इस बात की घोषणा की कि हर महिलाओं को 1000 रुपये महीना दिया जाएगा, तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए ये एक बड़ी चुनौती हो गई कि इस घोषणा से कैसे निपटा जाए, क्योंकि पंजाब की राजनीति को अगर समझा जाए तो महिलाओं का योगदान पंजाब की राजनीति में बहुत बड़ा है। पिछली बार भी जब अरविंद केजरीवाल वहां चुनाव लड़ने गए थे तो उन्होंने नशे के मुद्दे पर महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की थी, और उससे पहले भी राजनीति के अंदर महिलाओं को जोड़ने का प्रैक्टिकल वो पहले भी कर चुके हैं। आपको याद होगा दिल्ली के अंदर भी उन्होंने फ्री यात्रा महिलाओं को दिल्ली की बसों में कराने की बात कही थी, जिसका फायदा उन्हें हुआ था। अब फिर से पंजाब के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को पार्टी से जोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि एक बड़ा ऐलान जो तीसरी गारंटी के तौर पर उन्होंने किया है पंजाब के अंदर, वो बहुत बड़ा है। और आज 11 बजे का वक्त रखा गया है जब वो अपनी पंजाब की राजनीति और पंजाब को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या क्या रणनीति उनकी होगी, इस पर मीडिया से चर्चा करने वाले हैं। तो केजरीवाल ने जो वादे किए हैं, क्या इस बिना पर केजरीवाल पंजाब फतह कर पाएंगे? ये तो नजर टिकी हुई है, ये तो नतीजे चुनाव के बता देंगे, लेकिन एड़ी चोटी का जोर हर पार्टी लगा रही है। वही ऑटो डिप्लोमेसी भी नजर आ रही है पुलकित अरविंद केजरीवाल की। कुछ दिनों पहले चन्नी नजर आए थे और अब अरविंद केजरीवाल भी कल नजर आए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। असल में अगर हम देखें अरविंद केजरीवाल की राजनीति करने के तरीके को, तो शुरुआत से चाहे वो दिल्ली रही हो, अभी वो उत्तराखंड में भी ऑटो ड्राइवर से बात कर रहे थे और पंजाब में भी उन्होंने ठीक यही किया। ऑटो ड्राइवर्स को अपने साथ जोड़ने का बहुत फायदा दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहले ही देख चुकी है, ना सिर्फ प्रचार के तौर पर बल्कि एक बड़े वोट बैंक के तौर पर भी। और यही कोशिश अब पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, तमाम दूसरे राज्यों में की जा रही है जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कल अरविंद केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवरों से बात की, इससे पहले उन्होंने उत्तराखंड में भी ऑटो ड्राइवरों से बात की थी। तो अब कोशिश यह है, क्योंकि पंजाब को अगर हम समझें तो पंजाब में टूरिज्म बहुत है, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवरों की संख्या, इनकी यूनिटी बहुत बड़ी है। अगर ये तमाम लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो एक छोटे लेवल पे जो प्रचार होता है, माउथ पब्लिसिटी जो होती है, उसका फायदा पार्टियों को मिलता है। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें इस समय टैक्सी ड्राइवर, ऑटो तो जिस तरह पुलकित बता रहे हैं, मतलब दिल्ली मॉडल को, दिल्ली में जो रणनीति बनाई थी आम आदमी पार्टी ने, उसे ही लागू करने की कोशिश पंजाब में भी आम आदमी पार्टी कर रही है। और सीएम कैंडिडेट कौन होगा आम आदमी पार्टी का पंजाब में, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक जो बैनर पोस्टर्स नजर आ रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल, उनकी ही एक लार्जर पिक्चर नजर आ रही है। पुलकित आप नजर रखिए, लौटेंगे अपडेट के लिए वापस। गौरव श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या खबर है आपके पास? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है त्रिपुरा मामले को लेकर। कल एक अवमानना याचिका जो है वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगाई गई और उसमें मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अवमानना की कार्रवाई त्रिपुरा की सरकार के खिलाफ करे। ये मामला तब उठा जब त्रिपुरा में निकाय चुनाव से पहले हिंसा की जो घटनाएं हैं उसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने तमाम तरह के आरोप लगाए और हमने देखा कि कल किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के 16 सांसद गृह मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठ गए और उसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए हस्तक्षेप की मांग की। मैं आपको बता दूं कि 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें उसने कहा था कि त्रिपुरा के स्थानीय निकाय चुनाव में टीएमसी समेत सभी राजनीतिक दलों को उनके जो अधिकार हैं, चुनावी अधिकार, उनका इस्तेमाल करने दिया जाए, साथ ही साथ उनके प्रचार करने में किसी तरह की बाधा नहीं डाली जाए। लेकिन कल जिस तरीके से यूथ जो वहां की युवा टीएमसी की प्रेसिडेंट हैं सयोनी घोष, उनकी गिरफ्तारी की गई, ये आरोप लगाते हुए कि वो भाजपा कार्यकर्ताओं को मारना चाहती है। उसके बाद माहौल गर्म हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस पहुंची और उसने कहा कि उसके जो कैंडिडेट्स हैं, उसके जो नेता हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उन पर फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालते हुए तृणमूल कांग्रेस ने यह मांग की कि सुप्रीम कोर्ट अपने 11 नवंबर के आदेश को ध्यान में रखते हुए अवमानना की कार्रवाई त्रिपुरा सरकार के खिलाफ करे, क्योंकि वो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने में नाकाम रही है। साथ ही साथ वो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जो है वो गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है। दूसरे इसी से जो महत्वपूर्ण जुड़ी हुई चीज ये भी है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी दिल्ली में है और हो सकता है कि आज वो अपने उन सांसदों से मुलाकात करें जिन्होंने कल गृह मंत्रालय के बाहर
बैठकर धरना दिया था और तकरीबन 5 घंटे तक ये धरना चला था। और ये बहुत अभूतपूर्व स्थिति थी जब चुने हुए सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर किसी मुद्दे को लेकर इस तरीके से धरना दिया हो। इस तरह की घटना या इस तरह की इवेंट कभी भी देखने को सामने में नहीं आया। ऐसे में आज जब कल सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहुंचा था तो चूंकि ये लिस्टिंग के प्रोसेस में था तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो आज इसके बारे में सुनवाई करेगा और हो सकता है कि 11:30 से 12 के बीच में आज जो है सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चले और हो सकता है कि त्रिपुरा सरकार को स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कोई महत्वपूर्ण आदेश भी दिया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि 25 नवंबर को त्रिपुरा में अगरतला के स्थानीय निकाय के साथ साथ 12 अन्य स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं और वहां पर लगातार जो है बीजेपी की सरकार के खिलाफ टीएमसी जो है मोर्चा साधे हुए है और एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर दिखाई दे रही है। और प्रदेश में जो भी गतिविधियां इस समय पनप रही हैं, जो भी गतिविधियां इस समय बनी हुई हैं, टीएमसी कह रही है कि बीजेपी टीएमसी को आगे बढ़ने से रोक रही है। ठीक है, देश की सर्वोच्च अदालत पर भी आज नजर टिकी हुई है। साकेत का मैं रुख कर लेती हूँ, पटना से क्या खबर है साकेत आज? देखिए, पटना से आज भी जो महत्वपूर्ण खबर है वो शराबबंदी को लेकर जो पुलिस की लगातार रेड पड़ रही है उसे लेकर ही है, क्योंकि कल आप देखिए लगभग 12 जगहों पर पटना और आसपास के इलाकों में पुलिस ने रेड की थी और खास करके टाइम्स नाउ नवभारत ने जब से स्टिंग दिखाया है तो पूरी जो पुलिस है वो शराबबंदी को लेकर उसे जो तोड़ रहे हैं लोग, जो शराब पी रहे हैं या शराब का व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों पर सख्ती बरत रही है। जगह जगह रेड पड़ रही है। पटना के कल लगभग 6 स्लम बस्तियों में, क्योंकि जो हमने स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर जो शराब बिक रही थी वो स्लम एरिया है जहां पर खुलेआम शराब बेची जा रही थी, जो टाइम्स नाउ नवभारत ने उस स्टिंग को दिखाया भी था। और इसके बाद कल उस स्लम एरिया में भी पुलिस ने छापेमारी की, वहां से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है देसी शराब के साथ। इसके अलावा और भी पटना के जो स्लम एरिया है वहां छापेमारी हुई। इसके अलावा कल रात नवादा में भी एक बड़ा कह सकते हैं नेक्सस का उद्भेदन पुलिस ने किया, जहां पर कच्ची शराब बनाई जा रही थी, बड़ी तादाद में वहां पर शराब का निर्माण हो रहा था, तो वहां भी पुलिस ने दबिश दी। उससे पहले कल दिन में बाढ़ के इलाके में भी छापेमारी करके वहां पर जो शराब की भट्टियां थी उसे ध्वस्त की गई। तो लगातार पुलिस की कार्रवाई शराब को लेकर बिहार में चल रही है। पटना सहित अलग अलग जिलों में लगातार इसकी जो मॉनिटरिंग है सरकार के लेवल पर और प्रशासन के लेवल पर हो रही है। कल भी यहाँ पर जो कमिश्नर है पटना के, उन्होंने सभी डीएम और एसपी के साथ बैठक करके और वहां पर कड़े निर्देश दिए ताकि शादी समारोह में, जिस तरह की तस्वीरें आई थी कि एक होटल के अंदर शादी समारोह के अंदर पुलिस वाले घुस गए थे और महिलाओं के कमरे तक में उन्होंने तलाशी ली थी बिना किसी महिला पुलिसकर्मी के। तो ऐसे में पुलिस भी इस चीज को समझ रही है और इसको लेकर भी हिदायत दी गई कि ऐसी कोई स्थिति ना बने जिससे कि क्रिटिसाइज पुलिस का हो और कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो। ऐसे में उसको देखते हुए पुलिस इस शराबबंदी को लेकर लगातार छापेमारी करेगी और आज भी जो खबरें आ रही है लगभग 10 से 12 जगहों पर आज भी पुलिस रेड करने वाली है। टाइम्स नाउ नवभारत लगातार इस खबर पर बना हुआ है। बिल्कुल, टाइम्स नाउ नवभारत ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के तहत पर्दाफाश किया था जो कुछ बिहार में चल रहा है। खुलेआम शराब मिल रही है, शराब की बोतलें पाई जा रही हैं। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री के घर से 10 मीटर की दूरी पर जहां नीतीश कुमार बैठक लेते हैं उसके पास शराब की बोतल होने की जानकारी मिलती है। टाइम्स नाउ नवभारत ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद हम एक के बाद एक पूरे बिहार में सख्त कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं। साकेत नजर रखिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम जल्दी से सेंसेक्स मीटर पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले वो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आज की बड़ी खबरें हैं। आज त्रिपुरा मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, सर्वोच्च अदालत पर नजर बनी है। जेपी नड्डा मिशन यूपी पर लगातार डटे हुए हैं। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री को करना है, आज योगी जाएंगे। आजादी को लेकर मणिशंकर अय्यर ने जो बयान दिया वो विवादित है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी ये देखने वाली बात होगी। 2 रैंक आप देख रहे हैं, पुराना और एक नया। प्राथमिकता के लिहाज से जो खबरें तय की गई हैं, आजादी को लेकर अय्यर का जो विवादित बयान है उस पर आज सबसे ज्यादा नजर रहेगी क्योंकि बीजेपी को मौका कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है। त्रिपुरा मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। जेपी नड्डा के मिशन यूपी का आज दूसरा दिन है, कई कार्यक्रमों में शिरकत करना है। सीएम योगी जेवर एयरपोर्ट का आज दौरा करने वाले हैं क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो तैयारियां क्या हैं इस बाबत जानकारी योगी लेंगे। वहीं बिहार में अवैध शराब का जाल और टाइम्स नाउ नवभारत के इस खबर को उठाने के बाद कार्रवाई होती बिहार में हम देख रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं जल्द, आप रहिए हमारे साथ।